नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे यूपीटीयू 2017 के पेपर को एंड 2017 में भी हम केमिस्ट्री सेक्शन को बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, द पेयर ऑफ मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स दैट आर आइसोटोनिक इन नेचर। हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हम जानते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर होंगे हम लोग कहेंगे कि वो आइसो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप सभी में देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसमें दोनों में 4 हैं एंड कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 कम होता है निकल से, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज आ गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ही ऑप्शन में दोनों के सेम हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन इस केस में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये आपके पास जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों कंपाउंड्स में किसके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी? तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, जो हाइब्रिडाइजेशन की जो ट्रिक दी होगी उसकी हेल्प से आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री भी आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और वहाँ पर आपको बिल्कुल वो वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो फर्स्ट केस है इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, सेकंड में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी एंड फोर्थ में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यानी आपका 1, 2 एंड 4 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, इन टर्म्स ऑफ पोलर कैरेक्टर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। पोलर कैरेक्टर के बेसिस पर आपको जो है ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है पोलर कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके जो इस ऑर्डर में होते हैं फोन, FON, कॉल, बार बार, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड जो है फिर ब्रोमीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन सबसे 1 पर होगा, उसके बाद ऑक्सीजन आपका नंबर 2 पे होगा, फिर नाइट्रोजन होगा एंड फिर सो ऑन आपके जो एलिमेंट्स आएंगे। टॉप प्रायोरिटी हम इन्हीं 3 जो है एलिमेंट्स को देते हैं। तो ये किस ऑप्शन में है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोराइड नंबर 1 पे, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर इस केस में भी आपका बी का। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन द स्पीसीज विच ऑल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। ये 4 आपको बोरोन स्पीसीज दे रखी है, आपको बताना है कहाँ पर पाई बॉन्ड भी फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड के साथ में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग फॉर्म होता है BF3 में। तो BF3 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द ब्रॉन्स्टेड एसिड द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड को ढूंढना है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा होगा? यानी कि जो पहले बेस होगा, ठीक है। तो मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा? जो है एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा बेस को डोनेट करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में ये जो H2 है इसने हाइड्रोजन को रिलीज किया है एंड फिर OH- में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो आपका H2 हो जाएगा। इस केस में भी आप जो है डी को टिक कर देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द नंबर ऑफ ग्राम्स वेट्स ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड टू be added to 3 liters of 0.01 molar NH3 to prepare the buffer solution of pH is equal to 9.5 at temperature 298 Kelvin। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 जो है यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा, आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया तो होगा क्या दोस्तों कि हम जानते हैं pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू 14 माइनस पी के बी के टर्म की बात किया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पी के बी प्लस लॉग बेस 10 BH अपॉन BOH, इस टाइप से इसको बना देंगे। पी के बी है तो हम लोग पहले OH निकालेंगे, फिर 14 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा pH आ जाएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी के बी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है माइनस लॉग के बी होता है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर 14 में से आप घटा देंगे 9.4
NH45 को, तो इसका वैल्यू आपका लॉग में आ जाएगा NH4Cl अपॉन NH3 या जो है इंटू Kb। इसको आपको सॉल्व करना है NH4Cl के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लॉग लेके जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH4Cl अपॉन NH3Kb और इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा 10⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻9 के। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर NH4Cl को आप निकालेंगे Kb से, NH3 इंटू Kb से मल्टीप्लाई करके, तो इसका वैल्यू आपका 0.354 के अराउंड आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में को निकालने के लिए हमको PKb दे रखा था, हमने pH के टर्म में जो है फॉर्मूला को लिखा, तो यहाँ से 14 हमने माइनस करके ये फॉर्मूला बनाया। PKb का वैल्यू हम जानते हैं माइनस लॉग Kb होता है, फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया तो ऐसी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हमको NH4Cl का वैल्यू निकालना है, बाकी चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद यहाँ पर लॉग बेस 10 है तो 10 पे जाके बाद ये 10 की पावर में चढ़ गया, एंड यहाँ पर फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो NH4Cl का वैल्यू आपका 0.354 के इक्वल आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, तो 0.354 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, बी गिवन है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर द रिएक्शन 2HI convert into H2 plus I2 the degree of dissociation alpha of HI is related to equilibrium constant given by expression। तो आपको जो है ये रिलेशन बताना है अल्फा एंड Kp में अंदर। तो यहाँ पे इसको फिर से फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 57 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो गिवन है 2HI, ये आपका जो है कन्वर्ट हो रहा है H2 plus I2 में। कंसंट्रेशन C एंड अल्फा के टर्म में ले लेंगे तो C1 माइनस अल्फा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा C अल्फा बाई 2। इक्वेशन देखेंगे Kp के टर्म में, तो Kp के टर्म में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा C अल्फा बाई 2 का जो है स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ फर्दर फिर आप Kp के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका रूट अंडर 4 Kp आ जाएगा। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा रूट अंडर 4 Kp माइनस अल्फा इंटू रूट अंडर 4 Kp। ठीक है, यहाँ पर फिर आप जब अल्फा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखने जाएंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा रूट अंडर 2 Kp अपॉन 1 प्लस 2 रूट Kp। तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 2 रूट अंडर Kp प्लस अपॉन 1 प्लस 2 रूट Kp। ये आपका जो है इक्वेशन आपका बन जाएगा और यही रिलेशन होगा अल्फा में और यहाँ पर जो है Kp में। इसको इक्वेशन को फिर से समझा देता हूँ मैं। हमारे पास इक्वेशन दी थी जो हमारा कंसंट्रेशन वाला रेशियो था, उसमें से इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की, फिर Kp के टर्म में इक्वेशन लिखी एंड इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो हमारा ये वैल्यू आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप टिक। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, अ 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज C22H11 होगा, C12H11 सॉरी सुक्रोज आपका फॉर्मूला दे रखा है, इज आइसोटोनिक विद 3% ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल बी। आइसोटोनिक का केस है और आपको बताया है कि ये जो आपका सुक्रोज है आइसोटोनिक एक अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो आपको बताना है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे जो आइसोटोनिक करके। मतलब आइसोटोनिक के केस में क्या होता है, π1 इज इक्वल टू π2 होता है, यानी कि ICRT1 इज इक्वल टू ICRT2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी आयोनाइज नहीं होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो भी जो है आयोनाइज नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका CRT1 इज इक्वल टू CRT2 हो जाएगा। CRT कट जाएगा, सॉरी RT कट जाएगा तो C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल कर देना है, कंसंट्रेशन इक्वल कर देंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से और इसको फर्दर आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 171 के अराउंड, 171 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O आर गिवन इतना एंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर आपका ये 59 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम जो है 59 से डील करेंगे अब। तो बेसिकली इसको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान है दोस्तों। अगर हम इक्वेशन लिख देंगे तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि कार्बन से ऑक्सीजन बनाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा C+O2 = CO2, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2H2O, इस टाइप से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। एंड सिमिलरली लास्ट आपका जो है बर्निंग ऑफ CH3OH दे रखा था, तो यानी कि आपका एसिटिक एसिड CH3COOH को हम हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो बेसिकली ऑक्सीजन देंगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो और फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली हमें एक बैलेंस इक्वेशन बनानी है जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस टाइप से ये जो है ये इक्वेशन हो जाएगी एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर 4 जो है ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कितने हो गए आपका 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, इसको जो है 2 से जो है इंटू कर देंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों जो है 4 ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो इसको 4 बना देंगे। इसको 4 बनाएंगे तो सिमिलरली इसको आपको चेंज करना है, इसको आप बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो होगा क्या बेसिकली दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या टेक्निक होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस को लिखना होगा बैलेंस फॉर्म में। इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखने के बाद हमें कुछ करना नहीं होगा, उन इक्वेशंस के पास बगल में हमें डेल्टा एच का वैल्यू लिख देना होगा। इस टाइप के मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा अपनी जो है जब हम लोग लेक्चर सीरीज को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि हमें बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन को लिख देना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब हम इस इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वैल्यू सेम रहेगा, खाली यहाँ पर जो है साइन जो है चेंज हो जाता है। उस बात का हमको ध्यान देना होगा। और किस बातों का ध्यान देना होगा, एडिशन में क्या होगा, जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपका डेल्टा एच ऐड हो जाएगा और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एच आपका जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को लिखना होगा। फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि किसी कोफिशिएंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेल्टा एच को उस कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट को डिवाइड भी करना होगा डेल्टा एच से। तो सब जब बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन को बनाने के लिए हम देखेंगे इन तीनों इक्वेशन का यूज करके कैसे वो फाइनल इक्वेशन बनेगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इस तरह से ऐड करेंगे कि हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाए। और एक बार हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा तो सिमिलरली डेल्टा एच का वैल्यू उन्हीं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद ऐड कर देंगे तो फाइनल डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा। तो यही स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद बिल्कुल आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 491 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफोबिक कोलाइड। इनमें से कौन सा लायोफोबिक कोलाइड है, तो मैं बता दूं सल्फर जो होता है वो आपका लायोफोबिक कोलाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर अ कार बैटरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। कार बैटरी के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो कार बैटरी के केस में क्या होता है दोस्तों, जो PbO2 होता है, PbO2 जो होता है वो आपका कैथोड की तरह बिहेव करता है, एंड जो लेड होता है वो आपका जो है एनोड की तरह बिहेव करता है। तो PbO2 कैथोड एंड जो है Pb एनोड, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसीडर एंट्रोपीज एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन द एंट्रोपीज। तो हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होता है तो एंट्रोपी आपकी हमेशा इंक्रीज करती है, यानी कि एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन सिस्टम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा दोनों मिला के जो है ग्रेटर देन 0 होगा। वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस केस में ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, एट लो प्रेशर and high temperature the van der Waals equation is finally reduced simplified to। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं।
आपको बताना कि जो है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे वॉन डेर वाल इक्वेशन जो है आपका किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो वॉन डेर वाल इक्वेशन आपका होगा वो आपका बन जाएगा PV जो है इज इक्वल टू RT, यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये VM हो जाता है, PVM इज इक्वल टू RT, ये बिल्कुल आपका करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। इस केस में कौन सा है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर आप जो है 1 टिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको जो है ग्राफ दे रखे, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अलग अलग दोस्तों क्राइटेरिया होता है। हाफ जो है टी हाफ के रिस्पेक्ट में भी देखा जाता है और जो है कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी देखा जाता है। उन फॉर्मूला के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जान लीजिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/A0 जो है 1 - n। तो यहाँ पर बेसिकली होता है कि जब n का वैल्यू 0 होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A0 के। तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 भी गलत हो जाएगी। टी हाफ के रिस्पेक्ट में भी इस तरह का कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर रेट जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, ये वाला भी इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो कौन सा इक्वेशन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आप टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर D जो है बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इवन इन हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। इनमें से कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है जो है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 में। तो हेक्सेन जो होगा दोस्तों वो इनसॉल्युबल होगा हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ऑप्शन नंबर आप जो है C टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 है, द हाफ लाइफ ऑफ thorium-232 is 1.4 into 10 to the power 10 years and that of its daughter element radium-238 is 7 years. What amount most rarely weight of radium-238 will be in equilibrium with 1 gram of thorium-232? तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाफ लाइफ का जो हम लोग फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूँ। टी हाफ की बात करते हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है टी हाफ का, और हम लोग जो है वैल्यू पुट करते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसी फॉर्मूले के यूज करते हुए जब इक्विलिब्रियम आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो दो इक्वेशंस बन जाएगी, एक जो है रेडियम के लिए बनेगी, एक थोरियम के लिए बनेगी। फिर दोनों को आप कोरिलेट करके वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है सारे कट जाएंगे और यहाँ पर जो ये फॉर्म है इस फॉर्म में आपको जो है इक्वेशन मिल जाएगी और यहाँ से आप कोरिलेट कर पाएंगे। इतना प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 × 10⁻⁻10 ग्राम जो है इसका आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम एनर्जी। इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, N+L रूल का इस्तेमाल करेंगे। N और L का सम करेंगे, जिसका वैल्यू लीस्ट आएगा वही आपका जो है मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में 5 हो जाएगा, सेकंड में 4, थर्ड में 5, फोर्थ में भी 5। तो मिनिमम किस में 4 वाला मिनिमम है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप जो है बी टिक कर देंगे। 67 का ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट में अलग एंड सेकंड में अलग। तो स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होगी, तो फर्स्ट वाले में 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे एंड सेकंड वाले में 6 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। ये दोस्तों हम जो है बाय यूजिंग ऑफ ट्रिक करते हैं। वो क्या ट्रिक होती है मैं आपको अपने लेक्चर सीरीज में बताऊंगा, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। इस केस में ऑप्शन नंबर आप 1 टिक करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ डेक्रोन। इनमें से कौन सा जो है डेक्रोन का मोनोमर होता है। तो डेक्रोन का मोनोमर क्या होता है, तो डेक्रोन का मोनोमर ऑप्शन नंबर आपका सी टिक हो जाएगा। ये जो होता है ये होता है डेक्रोन का मोनोमर। और इस बात एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो पॉलीमर्स के मोनोमर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड। इनमें से कौन सा मीजो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मीजो कंपाउंड क्या होगा। मीजो कंपाउंड दोस्तों बेसिकली आपका नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। नॉन ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। एंड नॉन ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कायरल कार्बन का एब्सेंस होगा। कायरल कार्बन जो है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस केस में आप जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, ये नॉन ऑप्टिकल ही एक्टिव है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इसका जो है आपको IUPAC नेम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली करके देंगे, आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो है आपका ये जो ग्रुप है ये एंड ग्रुप है, तो एंड ग्रुप को कंसीडर करते हुए नंबरिंग करेंगे। तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। एंड फिर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आपका जो है इथाइल आ जाएगा, एंड थर्ड पे आपका जो है वो आ जाएगा मिथाइल। तो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेनल। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेमर-टेमर रिएक्शन। रेमर-टेमर रिएक्शन में से कौन सा है, तो हम जानते हैं नेम रिएक्शन में, रेमर-टेमर रिएक्शन में क्या होता है, जो है फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं जो है क्लोरोफॉर्म से एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स की आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने ऑर्डर आपको बताया था कि अलोंग द पीरियड जाने पर ये वैल्यू बढ़ती है। तो पीरियड के अलोंग लास्ट में कौन सा होगा, तो लास्ट में हम जानते हैं पीरियड के अलोंग लास्ट में आपका फ्लोरीन होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी आपकी फ्लोरीन की। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या होगी, जब आप फॉस्फोरस एंड सल्फर की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है फॉस्फोरस के केस में ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, यानी कि सिमेट्री आ जाती है। तो फॉस्फोरस की जो वैल्यू होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सल्फर। तो यानी कि पहले फ्लोरीन आएगा, देन आपका फॉस्फोरस आएगा, देन फिर आपका आएगा सल्फर, एंड लास्ट में आपका जो है बोरॉन आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है, तो ऐसा ऑप्शन जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, सम पेयर्स ऑफ आयंस आर गिवन बिलो, इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड आयन। तो ये आपको कुछ पेयर दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन से पेयर में फर्स्ट आयन जो है आपका सेकंड आयन से ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर कैटायंस की बात हो रही है, कार्बोकैटायंस की बात हो रही है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो ज्यादा जो है फर्स्ट आयन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड आयन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड इज वोलेटाइल। 3 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है ज्यादा वोलेटाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो Ba3N2 जो है वो आपका ज्यादा वोलेटाइल अर्थ मेटल। तो ऑप्शन नंबर आप 1 टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76, विच व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको गिवन है इसका नेम क्या है, तो ये नेम रिएक्शन का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो नेम रिएक्शन ये जो है आपका कैनिजारो रिएक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सी टिक करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड इज। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड क्या होगी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है Bn, यानी कि बोरॉन और नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। Bn जो होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइड का फॉर्मूला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सी टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, रैंक द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जो अरेंज करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा जो है सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है, और जो है सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा उसको पहले रखना है एंड फिर जो है आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब में जो है नेगेटिव चार्ज है, एक एक हाइड्रोजन आप देख इनको पॉजिटिव बनाएंगे। तो फर्स्ट इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो नंबर 1 जो होगा वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। एंड देन फिर जो है फिर आपका नंबर 4 आ जाएगा, ये आपका बेसिक हो जाएगा। एंड 2 और 3 में आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो थर्ड वाला आपका पीछे शिफ्ट कर जाएगा। तो 1, 4 सेकंड एंड थर्ड, 1, 4 सेकंड एंड थर्ड, ये जो है ये ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है इस हिसाब से जो है सबसे यही ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑर्डर आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर। क्वेश्चन नंबर 79 है, अमंग द गिवन कंपाउंड चूज द 2 दैट यील्ड सेम कार्बोकैटायन ऑन आयोनाइजेशन। आपको इनमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है सेम कार्बोकैटायन जो है देगा आयोनाइजेशन होने के बाद। तो इनमें आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो है ये नंबर 1 है
फर्स्ट एंड सेकंड जो है, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये बिल्कुल यही दोनों जो है आपका सेम कार्बोकैटायन देंगे आयोनाइजेशन होने की बात, तो 1 और 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड फोर्थ में जो है सेम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सी टी। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड इज। ये आपको ऑर्डर बताना है कि इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एसिडिक जो है स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है बिल्कुल जो है क्या ऑर्डर होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले में ये निकाला हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 का प्रेजेंस है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पंपिंग इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप पे बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपकी डिपेंड कर रही है। इस केस में होगा क्या, सबसे ज्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी सेकंड की हो जाएगी, देन फिर आपका जो है फोर्थ का ऑर्डर आएगा, फिर फोर्थ के बाद नंबर 1 आप डाल देंगे जो है, फिर आ जाएगा आपका नंबर 3। तो सबसे ज्यादा होगी सेकंड में, देन फिर फोर्थ, देन फिर फर्स्ट एंड देन फिर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन आपका इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप का यहाँ पर जो है कारण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन पंपिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है का कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर आप 1 जो है टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ NO2 ग्रुप ऑपरेट्स ऑन NH2 ग्रुप इन दिस मॉलिक्यूल। ये आपको मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें आपको बताना है कि NO2 ग्रुप जो है वो आपका NH2 पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। तो मुझे जो है लगता है कि आपको बेसिक आइडिया होगा -I एंड -M इफेक्ट का। अगर नहीं है तो इन सारी इफेक्ट्स और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फॉलो कर सकते हैं हमारी लेक्चर सीरीज से। तो लेक्चर सीरीज आप फॉलो करें और उसमें आपको पूरा ऑर्गेनिक जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NO2 ग्रुप NH2 के ऊपर -I इफेक्ट जो है ऑपरेट कर रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप बिल्कुल ए टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नोन एज लूनर कॉस्टिक। इनमें से किसको जो है लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है, तो लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है AgNO3 को। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रोवाइड एन एक्सेप्टेबल नेम ऑफ द अल्केन शोन बिलो। ये आपको अल्केन गिवन, इसका आपको एक्सेप्टेबल नेम बताना है। तो अल्केन को नेम करना है तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन जो है नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा उसको ढूंढना होगा, और उसको ढूंढने के बाद आप क्या करेंगे, तो उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है ये जो चेन है ये मुझे लगती है सबसे लंबी हो जाएगी इस टाइप से, एंड सिमिलरली इसकी नंबरिंग करके इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 6 पे आपका इथाइल आएगा, 2 पे मिथाइल आएगा, ठीक है। तो हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो 6 पे इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, फिर 5 प्रोपाइल डेकेन, 5 प्रोपाइल डेकेन। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 83 का आप ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, डी मेनोज में से आप जो है OH माइनस निकालते हैं तो ये जो है डी ग्लूकोज बन जाता है। अब डी ग्लूकोज में से भी आप OH माइनस निकालते हैं तो आपका क्या फॉर्मेशन होगा, तो मेनोज में से OH निकालेंगे ग्लूकोज बन जाएगा, एंड यहाँ पर फिर से OH निकालेंगे तो आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डी फ्रक्टोज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल जो है टिक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखा है, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये भी बिल्कुल नेम रिएक्शन का पार्ट है, ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजोइक जो है इस केस में आपका बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, बेंजीक्विनोन का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 86 है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन। इनमें ये कंपाउंड आपको गिवन है, यहाँ पर आपको बताना है कि कितने सिग्मा एंड कितने आपके पाई बॉन्ड है। तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड ना गिन के आप पाई बॉन्ड को गिन के कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर आपके 3 पाई बॉन्ड होंगे और एक यहाँ बाहर डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 पाई बॉन्ड यहाँ पर, तो टोटल जो है 4 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब 4 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन कौन सा है, 4 पाई बॉन्ड वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा गिनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा जो है मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फिर से कायरल कार्बन सिमेट्री वगैरह का पोर्शन आता है, तो अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इस ऑप्शंस को नहीं कर पाएंगे, और अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी लेक्चर सीरीज को जरूर फॉलो करें। ऑर्गेनिक पोर्शन आपका पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में कवर करा दिया जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा एंड थर्ड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सा टिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 87 में 13, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल टिक। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है।
तो यहाँ पर जो है बात करते हैं, BCl3 एंड AlCl3 आर बोथ Lewis acid and BCl3 is stronger than AlCl3. BCl3, AlCl3 are both Lewis acid and AlCl3 is stronger than BCl3. BCl3 and AlCl3 are both equally strong Lewis acid. Both BCl3 and AlCl3 are not Lewis acid. इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। तो आप जानते हैं BCl3 AlCl3 दोनों Lewis acid होते हैं, और इसमें भी BCl3 जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है AlCl3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपको इस 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है वो आपका किस कंपाउंड्स में यूज हो सकता है। तो फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है, अगर उसको आपको बिल्कुल आइडिया है तो आप बता सकते हैं कहाँ पर यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वाले में आपका फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन लग जाएगा, फिर आपका फर्स्ट वाले में लग जाएगा, सेकंड वाले में भी लग जाएगा, एंड फोर्थ वाले में भी हम कर सकते हैं, यानी कि 1, 2 एंड 4th में कर सकते हैं। थर्ड में आपका ये फिंडलक्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं लग पाएगा। तो 1, 2 एंड 4 कौन से ऑप्शन में है? तो 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, प्रोवाइड द सिस्टमैटिक नेम ऑफ द कंपाउंड। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको सिस्टमैटिक नेम इसका लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड यानी कि साइक्लोहेप्टेन है, एंड साइक्लोहेप्टेन में आपकी ब्रांचिंग हो रखी है। तो इसमें क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर क्या होगा, आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे इथाइल से। फर्स्ट यहाँ से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट पे आपका इथाइल आएगा, देन आपका मिथाइल आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन फिर आपका जो है ब्यूटाइल आएगा। तो नंबरिंग आप इथाइल से करेंगे, फिर आपका जो है आ जाएगा इथाइल, मिथाइल एंड देन फिर आपका ब्यूटाइल, यानी कि क्या बन जाएगा 4 ब्यूटाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल, ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी। एंड इस हिसाब से साइक्लोहेप्टेन जो है लास्ट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप ए बिल्कुल टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपको कंपाउंड दे रखा है, फिर से आपको इसका IUPAC नेम लिखना है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका साइक्लोहेक्सोनॉल है, एंड फिर यहाँ पर आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हेक्सोनॉल को 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पर जो है। फिर यहाँ जो है सेकंड नंबर पे आपका मिथाइल 3, 4 एंड 5, तो यानी कि 5 पे आपका क्लोरो आ जाएगा एंड सेकंड पे आपका मिथाइल आ जाएगा, यानी कि 5 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सोनॉल जो है आपका ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप इसमें भी डी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन एल्डोल एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट ऑलवेज इज। एल्डोल एडिशन रिएक्शन में क्या बनता है? तो एल्डोल एडिशन रिएक्शन में आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल ए टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए टिक। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। इनमें से किसके पास हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट होगी? तो डाइपोल मूवमेंट दोस्तों डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ हम सिमेट्री को भी देखते चलेंगे, यानी कि इन दो फैक्टर का यूज करते हुए हम निकालेंगे डाइपोल मूवमेंट किसकी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो वेक्टर एडिशन का भी यूज करना पड़ेगा आपको। इन तीनों फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आप जब निकालने की कोशिश करने जाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट ऑप्शन नंबर आपके डी में हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आप जो है डी टिक कर देंगे। नंबर 94 है दोस्तों, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रेग्रेंट रिएजेंट कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ ग्रेग्रेंट रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा इस कंपाउंड के रिएक्शन करने में। तो यहाँ पर आप यहाँ पर जो है 4 मोल जो है ग्रेग्रेंट रिएजेंट जो है कंज्यूम हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज। इनमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है? तो इनमें से पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जो है KO2 जो होती है वो आपकी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है, ऑप्शन नंबर आप जो है ए बिल्कुल टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। इनमें से किसके पास हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है? इसका मतलब कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस लविंग है। इनमें से कौन सबसे ज्यादा आपका न्यूक्लियस लविंग है? तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस लविंग जो होगा आपका न्यूक्लियस लविंग होगा, यानी कि इसके पास या तो इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी न्यूक्लियस के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस लविंग कंपाउंड होगा वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर उसके पास जो अगर वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, तभी वो जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा प्लस के साथ। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पास है? तो CH3 माइनस के पास जो है
हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इन व्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द लेड एंड टिन। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखा है तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेल्टा जी का वैल्यू एक में लेस देन 0 है, एक में ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक रिएक्शन आपका फिजिबल एक नॉन फिजिबल है। और तो इस हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया लगाना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इसमें क्या आइडिया लगेगा, तो यहाँ पर लेड, इसका मतलब क्या होगा कि लेड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम होगा, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस होगा एज कंपेयर टू टिन। इससे ये आइडिया लगता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे जहां पर लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कम दे रखा होगा एज कंपेयर टू टिन। तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो है डी टिक। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें एग्जिबिट होगा, यानी कि कौन सी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99, एट क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन सीएमसी द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। सीएमसी कंडीशन पे द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस स्टेट में दोस्तों एसोसिएट कर जाते हैं, यानी कि एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीएमसी की कंडीशन में सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट कर जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो है करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिएक्टिव फॉर पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन के लिए कौन सा रिएजेंट आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो पर्किन कंडेंसेशन क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। पर्किन कंडेंसेशन में दोस्तों बेसिकली आपका फॉर्मेशन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड का फॉर्म। यहां पर किस केस में ये होगा, तो इसमें केस नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पर्किन जो है कंडेंसेशन फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर आप जो है बी टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है और भी एस्पिरेंट्स को उसका फायदा मिल सके। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।